अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स 101 फाइनल टर्म के जो एमसीक्यूज़ हैं स्प्रिंग 2023 के इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज़, तो 50+ एमसीक्यूज़ जो है वो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है तो इनको आपने लाजमी वीडियो को एंड तक देखना है। और बाकी जो चीज़ें थी हमारे पास कि करेक्ट आंसर है या नहीं है, तो आपको मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स तो मिल जाएंगी। आप समझो कि 10-12 फ़ाइल्स भी अगर आप कर लेते हो तो आपके 1500 तक एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। फ़ाइल्स ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उनके अंदर आंसर करेक्ट है या नहीं, ये मेन चीज़ होती है। तो आप ज़्यादा याद करने के बजाय कम याद करो, लेकिन आंसर उसका करेक्ट हो। और जो लास्ट डे पे देखते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं है कि वो जाके उनको वेरीफाई करते जाएँ। तो इस वीडियो के अंदर 50 एमसीक्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे वेरीफाइड है। मैंने खुद रिसर्च की हुई है और उनको तभी यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ वही हैं, उन्हीं फाइलों में से उठाए गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है और आंसर्स इनके करेक्ट है। और फिर भी अगर हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है एमसीक्यूज़ के अंदर, तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस आंसर को भी करेक्ट करके आपके सामने पिन कमेंट में रख दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो हमारे पास है, द यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच आर दोज ऑफ। तो हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट एच है तो उसका यूनिट क्या है हमारे पास, तो उसका यूनिट होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सिंपल एमसीक्यूज़ को मैं आपके सामने शो करूंगा जो मैंने यहाँ पर करेक्ट किए हुए हैं। तो आप उसको एज इट इज़ याद करते जाओ एक साथ। आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज। तो हमारे पास जो वर्चुअल होती है एक इमेज और दूसरी होती है हमारे पास रियल इमेजेस। तो वर्चुअल और रियल इमेजेस के दरमियान जो मेन डिफरेंस है उसको आपने समझ लेना है। गूगल पे सर्च करो, उनके डिफरेंसेस देख लो। आप इमेजेस में जाओगे, वहाँ से आपने डिफरेंसेस देख लेने कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज के सामने जब इमेज रखते हैं तो क्या होता है, रियल के सामने रखते हैं तो क्या होता है। तो तभी आप जो नीचे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके आंसर आप तभी दे पाओगे। यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि ये आए आपके पास। इसके लिए एमसीक्यूज़ थोड़ा चेंज हो सकता है, आपसे बोलने कि इनमें से कौन सा वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पे कौन है, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस क्यों है, दे आर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो लार्जर होती हैं ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर होती हैं ऑब्जेक्ट से, या एफीमेरल होती हैं, या फिर हम उसको दे कैन बी सीन, हम उसको देख सकते हैं लेकिन फोटोग्राफ नहीं कर सकते। तो अब ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब ये सारे के सारे रॉन्ग है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो इसमें से कोई भी हमारे पास ट्रू नहीं है वर्चुअल इमेजेस के लिए। तो इससे रिलेटेड डिटेल आपने देख लेनी है, वर्चुअल क्या होती है, रियल क्या होती है, तो तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो फिलहाल इसका क्या है, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारे पास है, इन कंस्ट्रक्टिंग अ थर्मोमीटर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ सब्सटेंस डेट। तो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं थर्मामीटर को तो क्या चीज़ जो है वो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ सब्सटेंस, तो उस वक्त हमारे पास जो नेसेसरी यानी ज़रूरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि एक्सपेंड्स विद राइजिंग टेम्परेचर। तो क्या होता है, थर्मामीटर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है, एक्सपेंड विद राइजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक 60 वाट का बल्ब है, लाइट बल्ब, एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है जिसमें हमारे पास बोल रहे हैं कि एक 60 वाट का बल्ब है, कैरीज अ करंट, जो कि करंट कैरी कर रहे हैं 0.5 एम्पियर का, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर इज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पावर दी हुई है जो कि हमारे पास है 60 वाट, उसके बाद एम्पियर यानी करंट दिया हुआ है, और नेक्स्ट हमारे पास है टोटल चार्ज पासिंग, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर, और टाइम दिया हुआ है 1 आवर का। तो सबसे पहले पावर दी हुई है, उसके बाद हमारे पास करंट दिया हुआ है, और हमसे जो है टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1 आवर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट। तो टोटल चार्ज जो पास हो रहा है 1 घंटे के अंदर वो कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1800 कूलम। और ये एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है, तो इसकी मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है कि भाई ये किस तरह से 1800 आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले चार्ज हमारे पास क्यू है, क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज क्यू हमारे पास हम फाइंड आउट करना था 1 आवर में, तो क्यू एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू करंट क्या था हमारे पास 0.5 एम्पियर का, तो 0.5 एज इट इज़ लिख दिया। और टाइम हमारे पास था 1 आवर का, और टाइम हमारे पास किस में होता है, सेकंड में होता है। तो इसको आवर से कन्वर्ट करके सेकंड में जब लिखेंगे, 1 आवर को सेकंड में लेकर आएंगे तो 3600 सेकंड बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो चार्ज हमारे पास 1800 आ गया, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अब पावर दिया हुआ था, इसको इग्नोर कर देना है आपने। तो न्यूमेरिकल इसी तरह से होते हैं, चीज़ें उसमें थोड़ी करनी होती है, ज़्यादा दे दें तो आपने फालतू की चीज़ों को इग्नोर कर देना है। पावर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया। बस आपने उस चीज़ को फाइंड आउट करना है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना था, चार्ज करना था, और आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल। तो सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको एज इट इज़ रट लो कि अगर हमारे पास चार्ज जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर वो डबल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा।
तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको माइंड में बिठा लो कि अगर चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डबल हो जाएगी तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। तो एक वेवलेंथ है रेड लाइट की हमारे पास जो कि है, रेड लाइट की वेवलेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास है 700 नैनोमीटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, हर्ट्स होता है, लेकिन सारे के सारे हर्ट्स में दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमने फाइंड आउट करना है, और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए हम वापसी नीचे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं जो कि करेक्ट आंसर है 4.29 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। लेकिन ये कैसे आया, तो ये भी हमारे पास एक अगेन एक शॉर्ट MCQ टाइप न्यूमेरिकल टाइप MCQ है। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि किस तरह से ये फाइंड आउट करते हैं। 700 की जगह हो सकता है 500 कर दे, 400 कर दे, 300 कर दे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगेन ये शॉर्ट न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी थी, वेवलेंथ ऊपर दी हुई है 700 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास नैनोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर में, तो तभी हमारे पास इसको वेवलेंथ को हमने नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे नीचे लिख दिया 700 एक्सपोनेंट -9 मीटर। सही हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला आंसर 4.29 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 7 आ चुका है। अ कैपेसिटर C हैज़ अ चार्ज Q, द एक्चुअल चार्जेस ऑन इट्स प्लेट्स आर। तो एक कैपेसिटर है C जिसका चार्ज हमारे पास है Q। तो एक्चुअल चार्जेस जो प्लेट्स पर हैं ऑन इट्स प्लेट्स आर, वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे Q और -Q। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आपने एज इट इज़ याद रख देना है। एक Q होगा, दूसरा -Q होगा। ये चार्ज है दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आगे हमारे पास है हाउ फास्ट शुड यू मूव अवे फ्रॉम अ 6 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज लाइट सोर्स टू ऑब्जर्वर वेव। तो ये सोर्स टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर टू सेव्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ केसेस है 3 किस्म के, तो वहाँ से ये न्यूमेरिकल चूज़ किया गया है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हाउ फास्ट शुड यू मूव अवे फ्रॉम द 6 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज लाइट सोर्स टू ऑब्जर्व वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। तो हमारे पास हम कितना जो है, हमें कितना तेज़ भागना चाहिए, यानी मूव करना चाहिए 6 एक्सपोनेंट 14 जो हर्ट्स की लाइट है, जो कि सोर्स टू ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, सोर्स टू ऑब्जर्व वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या है 4 एक्सपोनेंट 14 है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.38 कूलम, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दी हुई। तो इसका फॉर्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो काफ़ी डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपने एज इट इज़ देख लेना है कि हमारे पास जो सोर्स टू ऑब्जर्वर जाते हैं, तो हमारे पास जब लाइट इतनी होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, तो हमारे पास जो है वो शुड यू मूव अवे, हाउ फास्ट शुड यू मूव अवे, तो हमें कितना फास्ट मूव अवे करना चाहिए, तो आंसर आएगा इसका 0.38 कूलम। इसकी डिटेल बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, और यूनिट से रिलेटेड फिजिक्स में बार बार MCQs आते रहते हैं। आपके पेपर में 2 से 3 MCQs इसी चीज़ों में से आएंगे कि इसका यूनिट क्या है, इसका इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के MCQs आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम मीटर। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ़ 2 लाइट वेव्स आर कोहेरेंट, और ये अगेन इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास। तो अगर 2 लाइट वेव्स हमारे पास कोहेरेंट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा कि देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। अगर 2 वेव्स लाइट कोहेरेंट होगी तो इसका मतलब है कि उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, वो भी वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ, तो एट अ फ्रीक्वेंसी अबव जो कट ऑफ होती है हमारे पास, ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गिवन है, तो इसके प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल द एनर्जी ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। तो ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ेंगे। द टोटल एनर्जी इन एन LC सर्किट इज 5 एक्सपोनेंट -6 जूल इफ L इज इक्वल टू 25 mH द मैक्सिमम करंट इज। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का आंसर आएगा वो हमारे पास होगा, टोटल एनर्जी हमसे नहीं पूछी जा रही, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम करंट इज। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, वो होगा 20 मिली एम्पियर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द क्वांटम नंबर ms इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम।
तो इसका करेक्ट आंसर है कि क्वांटम नंबर एम एस इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद वर्क प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी से मोस्ट क्लोजली एसोसिएट होता है, वो हमारे पास होता है जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इफ 500 जूल ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डैश। तो हमारे पास एक 500 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है ताकि वो कैरी कर सकें हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, और इसके सूरत में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट का दिया हुआ है। तो और हमसे पूछा क्या जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 25 कूलम। और ये अगेन एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है नीचे, ये किस तरह से सोल्व होगा, ताकि आप जो इसको अभी के अभी जो है वो याद कर सको, फॉर्मूले को याद कर सको, ताकि आप जो है पेपर में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा वैल्यू चेंज होगी तो फिर भी कर पाओगे। वैसे वीयू में ज़्यादातर जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो एज इट इज़ उठाकर दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपने चीज़ों को जो है वो देख लेना। कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं कि एमसीक्यू की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज का डब्ल्यू अपॉन वी। तो डब्ल्यू हमारे पास क्या था, 500 जूल था, वर्क डन जो दिया हुआ था ऊपर 500 जूल का, और डिवाइड किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, वोल्ट वी हमारे पास इसका सिंबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कितना दिया हुआ था, 20 वोल्ट का। तो 500 को वर्क को हमने उससे पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड किया, तो 1500 डिवाइडेड बाई 20, तो आने वाला आंसर 25 कूलम इस तरह से आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 50 को देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 15 में क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एंड येट रिटेन द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश इट एज दैट एलिमेंट इज। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एन एटम होते हैं। तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है, डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एमसीक्यू आ चुका है, पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 5.5 एक्सपोनेंट -8 कूलम इन 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ -2.3 एक्सपोनेंट -8 कूलम। तो ऊपर एक चार्ज दिया हुआ है पार्टिकल का जो कि हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का है, फ्रॉम अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ इतना -2.3 एक्सपोनेंट -8। आगे क्या बोल रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम रिलेटिव टू द पोटेंशियल एनर्जी इन इनफाइनाइट सेपरेशन इज। तो ये अगेन न्यूमेरिकल है, ये हर कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता, जो आखिरी दिन में वीडियोस देख रहे हैं आखिरी 3 दिनों में हफ्ते में, तो इनको करना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये जिन्होंने लेक्चर्स फॉलो किए होंगे, टीचर ने जो पढ़ाएं या यूट्यूब से देखे हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से टॉपिक समझ में आया या नहीं, तो तभी वो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो इजी न्यूमेरिकल थे ऊपर जो कि हर कोई कर सकता है आखिरी दिन में भी, तो उस मैंने सामने लिख दिया, फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज़ लिखो, बस हो गए न्यूमेरिकल। लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने आएंगे तो वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो यहाँ पर मैंने डिटेल में भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर वही है, ये मैंने दिया हुआ है -3.2 एक्सपोनेंट -4 जूल। अब बाकी ये इसको करना किस तरह से वो आपको पता होगा, जिसने लेक्चर फॉलो किया होगा, जिसको पता होगा कि ये न्यूमेरिकल उठाया किस चैप्टर से गया है, तो उसको पता होगा, वहाँ पे चला जाएगा और चीज़ें देख लेगा किस तरह से सॉल्व होनी है। तो ये हमारे पास अगेन न्यूमेरिकल है, जिनको नहीं पता फॉर्मूला इसमें क्या लगना है क्या चीज़ है, तो एज इट इज़ इसको रट लो, वीयू में जो है एज इट इज़ उठाकर दे देंगे। तो ये क्या है हमारे पास -3.2 एक्सपोनेंट -4, याद रखना माइनस आएगा, सही है। आगे क्या है, अफराड इज सेम एज, तो हमारे पास जो अफराड है वो हमारे पास सेम होता है किसके, तो फ्रॉड हमारे पास होता है कूलम पर वोल्ट के, यानी C/V इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगेन 18 एमसीक्यू पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहे हैं, 1 वेबर इज द सेम एज। तो 1 वेबर हमारे पास किसके सेम होता है, किसके, 1 टेस्ला डॉट मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, आपने इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। आगे अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 19, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स, तो इसको एज इट इज़ याद रख लो कि इसका मतलब होता है कि दे मस्ट हैव फिक्स्ड फेज रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब होता है हमारे पास जो फेज है वो फिक्स होना चाहिए रिलेटिव टू ईच अदर। आगे क्या हमारे पास, रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री ऑन द डैश। तो रूम टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री कब होता है, यानी कौन से स्केल पे होता है, तो हमारे पास सेल्सियस स्केल पे 20 डिग्री टेम्परेचर होता है रूम का, केल्विन में कोई और होगा, फ़ारेनहाइट पे कोई और होगा। तो आपने अकल लड़ानी है कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर कितना होगा, 20। तो ये काबिल बर्दाश्त है हमारे पास 20 डिग्री, जो कि सेल्सियस स्केल में होता है। इसी को आप केल्विन में कन्वर्ट करके देख लो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देख लो, तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये कन्वर्जन भी आपको पता होनी चाहिए कि केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस में किस तरह, फ़ारेनहाइट में किस तरह, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द थिन फिल्म इज़ ड्यू टू। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो हमारे पास जो अपीयरेंस कलर की होती है थिन फिल्म में, वो किसकी वजह से होती है, वो इंटरफेरेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर योर इमेजेस। आगे क्या था, वर्चुअल इमेज था और रियल इमेज था, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्लेन इमेज पूछा जा रहा है। तो प्लेन इमेज से रिलेटेड भी चीज़ें डिटेल में देख लो, यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो देख लो,
चीज़ें समझ आ जाएंगी और तभी MCQs इससे रिलेटेड कर पाओगे। याद रहे कि पेपर में हमारे पास 2 से 3 MCQs आपके इसी मिरर से आ सकते हैं, क्योंकि व्यू जहाँ पे घुस जाता है किसी चैप्टर में तो वहाँ से कभी 3 उठा लेता है, कभी 5 उठा लेता है, लाइन से MCQs उठाता रहता है। फिर तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर प्लेन मिरर पूछा जा रहा है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी इमेज क्या होगी, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन यू होगी, यानी हमारी जो रियल इमेज है वो स्मॉलर हो जाएगी, यानी स्मॉलर देन यू, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। दूसरी चीज़, जब इस टॉपिक को आप देखोगे तो वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है, स्मॉलर का तो पता होगा, लार्जर का भी पता होगा, लेकिन इरेक्ट और वर्चुअल का भी आपने देख लेना है, रियल का भी मतलब देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास है। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 है हमारे पास, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव द कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास मेरे ख्याल में रिपीटेड MCQ है हमारे पास है, द एनर्जी ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बिफोर इट इज़ इजेक्टेड, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ नंबर 25 हमारे पास है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट है हमारे पास वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है हाफ वीडियो डन हो चुकी है 25 MCQ की, और 16 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी MCQs भी कवर करने हैं, आधे MCQs अभी रहते हैं, तो आपने वीडियो को लाजमी जो है वो कंप्लीट देखना है, उसको आपने शेयर भी करना है, ताकि मैं मज़ीद फिजिक्स 101 से रिलेटेड फाइनल टर्म के और MCQs अपलोड करूं जो कि करेक्ट हो 100%, ताकि अगर आप आखिरी घंटे में भी जाके देख रहे हो वीडियो को तो आप 15 MCQs कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, तो 50 के 50 करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द प्राइमरी ऑफ अ 3:1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स एंड द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, the power dissipated by R in this situation is P. If R is connected directly to the source it will dissipate a power of, तो इस सूरत में पावर क्या होगी, डिसिपेट करेगी, वो सिंपल P होगा, इसको अपने एज इट इज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, वी डिज़ायर टू मेक एन LC सर्किट दैट oscillates at 100 Hz using an inductance of 2.5 Hz, वी ऑल्सो नीड अ कैपेसिटेंस ऑफ, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो कैपेसिटेंस हमारे पास जो नीड होगी वो कितनी होगी, 1 माइक्रोफराड। तो हमारे पास जो इस तरह के MCQs होते हैं फिजिक्स में ज़्यादातर वो पूछे जाते हैं, 5 से 6 MCQs आपके इस तरह के आएंगे जिसमें आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन से MCQs है, जो कि समझ भी नहीं आएंगे आपको। तो इस तरह MCQs को आपने क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में, इसको एज इट इज़ रट लो भाई, कि इस तरह डिज़ायर से रिलेटेड अगर MCQ आ गया, वैल्यूज़ ज़्यादातर यही होंगी, सेम होती है, बस इसको याद रख लो कि इसका आंसर क्या आ गया, 1 माइक्रोफराड आएगा। हर चीज़ के डिटेल में नहीं जाना अगर टाइम कम है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इनटू अ वैक्यूम इन अ रिजिड वेसल एज अ रिजल्ट देयर इज, तो हमारे पास एन आइडियल गैस है जो कि एक्सपेंड करता है वैक्यूम में इन अ रिजिड वेसल, ऐसी सूरत में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देयर इज़ अ चेंज इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी में हमारे पास चेंज हमें दिखेगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट MCQ, इसको आपने याद रख लेना है। अब हमारे पास आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, तो नीचे ऑप्शंस में आपने इससे रिलेटेड MCQ का आंसर दे देना है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वोल्टेज को डिक्रीज़ कर सकें। इसी तरह स्टेप अप किसके लिए यूज़ करते हैं, वो भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और अगेन मैं ये बात बता दूँ, ट्रांसफार्मर हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने याद रख। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 आ चुके हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ फोटोन विद द ग्रेटेस्ट एनर्जी, तो हमारे पास इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमारे पास उनका फोटोन होता है विद ग्रेटेस्ट, यानी फोटोन उनका होता है विद ग्रेटेस्ट एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो वो हमारे पास कौन सी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास जो रेडिएशन है वो कौन सी है, एक रेज होती है जिनके हमारे पास ग्रेटेस्ट एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक साइंसदान है जो, यानी एक्सपेरिमेंट है एक हमारे पास, क्या है वो, डस्टन गार्लेक एक्सपेरिमेंट मेक यूज़ ऑफ, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला, तो वो क्या यूज़ करता है हमारे पास, मेक्स यूजेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, लेट Q डिनोट चार्ज, V डिनोट पोटेंशियल डिफरेंस एंड U डिनोट स्टोर्ड एनर्जी ऑफ दिस क्वांटिटीज, कैपेसिटर इन सीरीज मस्ट हैव द सेम Q ओनली, तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लें, डिटेल में नहीं जाना, Q ओनली इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQ नंबर 35 है, लेट Q डिनोट चार्ज, V डिनोट पोटेंशियल डिफरेंस एंड U डिनोट स्टोर एनर्जी ऑफ दिस क्वांटिटीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल मस्ट हैव द सेम, इसका करेक्ट आंसर होगा कि कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उनका क्या सेम होना चाहिए, V सेम होना चाहिए, और V आपको पता होगा कि क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को देख लेना है, इन दोनों को आपने एज इट इज़ रखना है, और उम्मीद है इनमें से एक ना एक आपके पास लाजमी आएगा।
तो ऊपर हमारे पास क्यू क्यों आ रहा है, तो क्वेश्चन को पढ़ लो, एमसीक्यू को पढ़ लो तो समझ आ जाएगा। नीचे वी क्यों आ रहा है, तो एमसीक्यू को पढ़ लो समझ आ जाएगा। दोनों सेम नहीं है हमारे पास, इनमें डिफरेंस है, तभी इसका वी आंसर आ रहा है, इसका क्यू आ रहा है। तो जहाँ पर एमसीक्यू जिस तरह से लिखा गया होगा उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, रटे नहीं लगाने सर। इस स्टेटमेंट को भी आपने याद रख लेना है माइंड में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सम ऑफ द करंट इनटू अ जंक्शन इक्वल द सम ऑफ द करंट्स आउट ऑफ द जंक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो ये अगेन हैंड आउट से स्टेटमेंट उठाई गई है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज्ड लूप इक्वल 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊपर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नीचे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगेन ये दोनों एमसीक्यूज हमारे पास क्या हैं, एक ही चैप्टर से लिए गए होंगे, एक ही तरह के एमसीक्यूज हमारे पास, बस क्या है इनकी डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। तो जिसकी डेफिनेशन या जिसकी स्टेटमेंट दी हुई है वो आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की क्या डेफिनेशन है, क्या स्टेटमेंट है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्या डेफिनेशन और क्या स्टेटमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि क्या कहाँ पर क्या चीज़ें। ऐसे ही रट लेना कि बस ग्रीन ऑप्शन को पढ़ते जा रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो पेपर में जाओगे चार्ज और एनर्जी दोनों लिखे होंगे। अब ये एमसीक्यू है या ऊपर वाला है, तो ये आपको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर इज। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर जो भी बोलो आप, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यही है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 39, अ कंडक्टिंग स्फीयर विद रेडियस r इज चार्ज अंटिल द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इज E। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर रिलेटेड टू द पोटेंशियल फार अवे इज। तो वो क्या होगा, 0 होगा। और याद रहे कि पेपर में इसी तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे, 6 से 7, 5 से 7, वो आपकी किस्मत है जितने आपके सामने आते हैं। तो ये एमसीक्यूज वो होते हैं जो कि हमारे पास जिसने लेक्चर देखे होते हैं तो वही आंसर दे पाता है। इसको थोड़ा बहुत वो चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे ऊपर रेशो पूछी जा रही थी 3:1 या इस तरह से, जिस तरह से ये एमसीक्यू हो गया कि कब 0 होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास उन्हीं को समझ आ सकती है, उन्हीं स्टूडेंट को समझ आ सकती है जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे, उन्होंने समझा होगा, तो तभी उनके आंसर दे पाओगे। अब आप जो देख रहे होगे आखिरी दिन पे देख रहे होगे, तो सिंपल क्या है, 0 है, इसको करेक्ट आंसर याद रख लो दिमाग में। आगे क्या है, रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर। तो हमारे पास ये वेव्स की टाइप्स है, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स। और हमारे पास हमारे पास रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स है, और इसका पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास कौन सी वेव्स में शामिल होगी। तो हमारे पास ये कौन सी वेव्स में आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफर वेव्स, दोनों में हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41 है हमारे पास, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इनटू वैक्यूम इज अ रिजिड इन अ रिजिड वेसल एज अ रिजल्ट देयर इज। अगेन ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यू आ चुका है। तो आइडियल गैस हमारे पास एक्सपेंड करता है वैक्यूम में इन अ रिजिड वेसल, तो इस सूरत में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। अ चेंज इन एंट्रोपी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमारे पास अगेन एक एमसीक्यू आ चुका है, कैपेसिटर ए एंड बी आर आइडेंटिकल, कैपेसिटर ए इज चार्ज एज सो इट स्टोर 4 जूल ऑफ एनर्जी एंड कैपेसिटर बी इज अनचार्ज। तो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर ए और बी जो है वो आइडेंटिकल है, यानी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपेसिटर ए जो है उसको चार्ज किया गया है, जो कि हमारे पास स्टोर करता है एनर्जी 4 जूल की, और कैपेसिटर बी जो है वो अनचार्ज है। कैपेसिटर ए को हमने चार्ज किया 4 जूल से, और कैपेसिटर बी जो है वो अनचार्ज है। द कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद हमने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया। तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर में कितनी होगी, तो वो 4 जूल होगी, दिमाग में याद रख लेना। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऊपर वही सेम एमसीक्यू था कैपेसिटर का, नीचे भी सेम है। तो जब हमारे पास दो चीज़ें सेम तरीके से आ रही हैं, सेम चैप्टर से आ रही हैं, तो याद रखना है आपने, इनमें से कोई भी एक आपके साथ आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और कभी कभार तो दोनों भी आपसे एज इट इज लाइन में पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपने इनको लाजमी याद रखना है, रटे नहीं लगाने डायरेक्ट, अपनी चीज़ों को देख लेना है, उसके बाद आपने दिमाग में बिठा लेना है एमसीक्यू को, ऑप्शन को, तभी आपने उसके साथ रख लेना है। डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ोगे तो पेपर में आपने बुरे तरीके से पिट जाना है। क्या है हमारे पास, फिर आपने क्या बोलना है, पेपर तो किया था सारा, व्यू ने नंबर नहीं दिया, आंसर गलत लिखोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दो कैपेसिटर है, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगी वो कितनी होगी, तो हमारे पास होगी C1 + C2। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, कैपेसिटर पैरेलल में क्या होगी, उसमें सीरीज़ में क्या होगी, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। रजिस्टर सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या चीज़ जो है वो पैरेलल में होगी तो क्या होगी, हमारे पास सीरीज़ में होगी तो क्या होगी, सेम होगी या क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, यानी सेम होगी या चेंज होगी, चार्ज सेम होगा या नहीं होगा, पैरेलल में होगा नहीं होगा, वो आपने चीज़ें देख लेनी। ये डिटेल में आपने कैपेसिटर का भी देख लेना है टॉपिक। अगर आपने पेपर में सही तरीके से नंबर लेने तो एक चीज़ जो है कैपेसिटर वाले टॉपिक को देख लेना डिटेल में।
उसके बाद जो इमेजेस से रिलेटेड यानी वर्चुअल इमेजेस, रियल इमेजेस, उसको आपने डिटेल में देख लेना है। और बाकी ट्रांसफार्मर से टॉपिक जो है उसको डिटेल में आपने देख लेना है। फिलहाल तक इसी से रिलेटेड एमसीक्यू मेरे माइंड में आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आपके पास भी और एमसीक्यू के लिए भी। आगे क्या हमारे पास अगेन कैपेसिटर से रिलेटेड एमसीक्यू आगे कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऊपर क्या था, पैरेलल में कनेक्टेड थे, नीचे क्या बोला, सीरीज में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 45 है और अब हमारे पास इसके अलावा 5 और एमसीक्यूज रहते हैं। इसके बाद हम वीडियो को फिनिश कर देंगे। ड्यूरिंग एन एडिबेटिक प्रोसेस, अगेन हमारे पास ये प्रोसेस आ गए। 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, एडिबेटिक होगा, 3 और होंगे तो उनको आपने देख लेना है। तो एडिबेटिक प्रोसेस में हमारे पास एन ऑब्जेक्ट डस 100 जूल ऑफ वर्क। प्रोसेस कौन सा एडिबेटिक प्रोसेस है और हमारे पास जो वर्क हो रहा है वो 100 जूल का हो रहा है और इसकी टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है 5 केल्विन। ड्यूरिंग अनदर प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस में हमारे पास ये 25 जूल ऑफ वर्क करता है और इसकी टेम्परेचर डिक्रीज करती है 5 केल्विन। यानी सेम ऊपर भी वही टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, नीचे भी करते हैं, लेकिन वर्क में चेंज आ रहा है। ऊपर 100 जूल ऑफ वर्क था, नीचे 25 जूल ऑफ वर्क है। अब क्या पूछा जा रहा है, इट्स हीट कैपेसिटी। तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ना सिर्फ इसका आपके न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, इसका आपने फॉर्मूला भी याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला याद होगा तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इसकी डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो हीट कैपेसिटी आएगी हमारे पास 5 जूल पर केल्विन। तो इसके अंदर आपने हीट कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो लगा के इसका आंसर आपके पास 5 जूल पर केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास अगेन वर्चुअल इमेजेस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। वर्चुअल इमेज इज वन। तो आंसर आपको पता होगा, तभी पता होगा जब आपको वर्चुअल इमेज की रिलेटेड पता होगा। तो फ्रॉम विच लाइट रेस डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। अगेन एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ऊपर इरेक्ट का बताया था मैंने आपको, वर्चुअल क्या होता है, रियल क्या होता है, वो चीज़ें हो गई। अब मेन चीज़ आ गई डाइवर्ज और कन्वर्ज। तो जब इमेजेस से रिलेटेड आप टॉपिक डिटेल में देखोगे तो तब आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है, पास थ्रू मतलब क्या होता है, यानी आगे पीछे जाना। कन्वर्ज किस लिए हम यूज़ करते हैं, डाइवर्ज क्या होता है। तो ये चीज़ें तभी आपको समझ आएगी जब आप इसको डिटेल में देखोगे। इमेजेस वर्चुअल इमेज से रिलेटेड, रियल इमेज से रिलेटेड आप देखोगे तो अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसी के अंदर ये चीज़ें सारी यूज़ होती हैं, कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी। तो इनके मतलब आपको पता चल जाएंगे तो तभी आप इसको कर पाओगे। तो अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्चुअल इमेज वो होता है जिसके अंदर हमारे पास लाइट रेस डाइवर्ज करती हैं पर पास थ्रू नहीं होती। तो डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया कि इमेज पास थ्रू नहीं होती। तो इससे सिंपल सा पता चल जाएगा, अगर डाइवर्ज का मतलब भी आपको पता होता तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, फ्रॉम विच लाइट रेस जो है वो डाइवर्ज कर जाती हैं बट डू नॉट पास थ्रू, यानी पास थ्रू नहीं होती। तो डाइवर्ज इसको कहते हैं, उसको कन्वर्स बोलते होंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास जनरेटर सप्लाई 100 वोल्ट। तो अब अगेन ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका है, एमसीक्यू नंबर 47 है। जनरेटर सप्लाइज 100 वोल्ट टू द प्राइमरी कॉइल। तो एक जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट प्राइमरी कॉइल की तरफ ऑफ अ ट्रांसफार्मर। द प्राइमरी हैज़ 50 टन्स। तो ये नंबर ऑफ टन्स बताए जा रहे हैं कि प्राइमरी के पास हमारे पास नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 50 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा। N हमारे पास नंबर ऑफ टन्स हो गए, P हमारे पास प्राइमरी को शो करेगा, एंड सेकेंडरी इज़ 500 टन्स। तो NP हमारे पास क्या है, 50 है। NS हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज पूछी जा रही है तो इसका मतलब है ऊपर कौन सी वोल्टेज दी हुई है, प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट सप्लाई हो रहा है प्राइमरी की तरफ। तो VP ऊपर आ गया, VN हमारे पास NP भी हमारे पास गिवन है। तो वोल्टेज इन प्राइमरी भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी गिवन है। पूछा क्या जा रहा है, सेकेंडरी में हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, यानी VS पूछा जा रहा है हमारे पास, और NS हमारे पास गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आंसर क्या आएगा 1000 वोल्ट का। और इसका सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो V2 का वोल्टेज है उसको हमने डिवाइड करना है V1 से, उसके बाद वो इक्वल होता है N2 को, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो दूसरे के हैं उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी यानी 1 के। तो V2 हमारे पास डिवाइड में क्या आ गया, वोल्टेज V1 हमारे पास गिवन था जो कि 100 है, इक्वल हमने लगा दिया। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी थे 500 और N1 के थे 50, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 1500 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो आंसर 10 आ जाएगा। तो V2 डिवाइडेड बाई 100 इस तरफ एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब V2 डिवाइडेड बाई 100 है तो 100 नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड की तरफ। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो 1000 वोल्ट V2 हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 48 MCQ है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये अगेन इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने तो दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में बैठा लेना है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड मे बी मेजर्ड इन। तो जिस रेट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है उसको हम किस में मे बी मेजर्ड इन, उसको हम किस में मेजर्ड कर सकते हैं, तो उसको हम वोट में मेजर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 50 MCQ है, इस वीडियो का लास्ट MCQ 50
द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड एट द सेंटर। इसको एज इट इज याद रख लो, स्टेटमेंट में बाकायदा डायरेक्ट जो सेंटर ऑफ मास होगी किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का जिसका रेडियस आर होगा वो लोकेट करेगा कि यहाँ पे एट अ सेंटर। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास। तो यहाँ तक थे हमारे पास 50 एमसीक्यूज जो कि कवर हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की वीडियो में बनाऊंगा फिजिक्स 101 से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उम्मीद है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो बाकी वीडियोस भी बन चुकी होगी, तो राइट में आ रही होंगी, आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर अपने चैनल में जाना है वहाँ से प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आंसर सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं और ये बाकायदा फाइल मैंने बनाई हुई है एज इट इज़। मैं यूट्यूब से गूगल से फ़ाइल भी उठा के आप लोगों के सामने चेप सकता था, भाई लिखो ये है हमारे पास ये एमसीक्यू रीडिंग करके ख़त्म। लेकिन यहाँ पर भी वैसे मैंने रीडिंग की है, लेकिन आंसर जो शो किए हुए हैं वो करेक्ट शो किए हुए हैं, उस पर रिसर्च की हुई है, एक एक एमसीक्यू के मैंने बाकायदा सर्च किया हुआ है, तभी यहाँ पर आंसर लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है गलती हो सकती है। अगर कोई एमसीक्यू गलत हो भी जाता है नीचे कमेंट में आपने बता देना है, सही है। नीचे कमेंट में बताओगे, बाकी स्टूडेंट देख लेंगे और मैं कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि जो गलत हो भी गया तो उसको देख लेंगे और उनका आंसर सही हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बाकी वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।